नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित दीप शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द बेस्ट ज्ञान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स जो रहेगा 5 जनवरी से 11 जनवरी 2025 तक का। इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, करंट अफेयर्स वार्षिकी की ई बुक अभी जल्दी ही में ही लॉन्च होने वाली है। लगभग 15 जनवरी तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि आपकी एग्जाम्स की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी टॉपिक्स को इसमें कवर किया गया है। तो इसकी जो सूचना है लॉन्च होने वाली, वो टेलीग्राम पर अपडेट कर दी जाएगी, तो वहां से आप ले सकेंगे। ठीक है, यह ऐप पर भी अवेलेबल होगी और वेबसाइट से भी आप ले पाएंगे। ठीक है, और इसका प्रिंट आउट भी आप करा सकेंगे। तो बिना देर करे हुए इसे जरूर लीजिएगा और अपने परीक्षा को सही से दीजिएगा। ठीक है, और इसके लिए एक और प्रोग्राम चल रहा है करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर मेंबरशिप प्रोग्राम। इसे भी आप ले सकते हैं। सभी डिटेल्स इसमें लिखी हुई है, इसे पढ़ लीजिएगा और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए बिना देर करे हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रहेगा, सरकार द्वारा संपत्तियों की ई नीलामी के लिए किस पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बैंकनेट। तो भारत सरकार ने 3 जनवरी 2025 को संपत्तियों की ई नीलामी के लिए बैंकनेट नामक पोर्टल लॉन्च किया है। साथियों, आपने देखा होगा कि जो एग्जाम्स हैं उसमें ऐप और पोर्टल से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो यह जो पोर्टल लॉन्च किया गया है ये इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। इसका उद्देश्य अगर देखें तो सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संपत्तियों की ई नीलामी को सुव्यवस्थित करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जनवरी 2025 को ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन जो है वो 4 से 9 जनवरी के दौरान हुआ। ठीक है, अब हो चुका है क्योंकि हम लोग वीकली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो महोत्सव का जो उद्देश्य है वो ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता क्षमता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना है, जिसका मुख्य उद्देश्य विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण है। इस महोत्सव का जो आयोजन है वो नाबार्ड द्वारा किया गया। बात करें अगर नाबार्ड की, तो सब आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है बार बार। तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना होती है 20 जुलाई 1982 को, मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं साजी केबी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, साईं पराजवे को। तो भारत की प्रसिद्ध फिल्म निर्माता व लेखिका हैं साईं पराजवे ने ही अभी हाल ही में पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया जाएगा। यह अवार्ड जो है उन्हें अजंता और एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान प्रदान किया जाएगा। और इस अजंता और एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो आयोजन है वो 15 से 19 जनवरी 2025 के दौरान होगा। इनकी प्रसिद्ध फिल्मों की अगर हम बात करें तो ये है स्पर्श, चश्मे बद्दूर, कथा और साज। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारतीय रेलवे का 69वां मंडल हाल ही में कौन सा बनेगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जम्बू। तो रेल मंत्रालय द्वारा उत्तरी रेलवे जोन के तहत आने वाले जम्बू को 69वां रेलवे मंडल बनाने की घोषणा की गई है। इसे फिरोजपुर मंडल को विभाजित करके बनाया जाएगा। भारत में वर्तमान में 17 रेलवे जोन हैं और 78 रेलवे मंडल हैं, और ये जो बनेगा जम्बू, यह इसका 69वां रेलवे मंडल बन जाएगा। तो बात करें भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन, तो यह है उत्तरी रेलवे क्षेत्र, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, विदेश मंत्रालय द्वारा प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 से कितने लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 27। तो विदेश मंत्रालय द्वारा प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 से 27 लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है।
यह जो 27 लोग हैं यह 23 देशों में रहते हैं, ठीक है, जो कि भारतीय मूल के हैं। और यह सम्मान जो है वो विदेश में निवास करने वाले भारतीय व्यक्तियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। याद रखें, पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश का यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू हुआ है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। तो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान सहित 5 देशों का जो है 1 जनवरी 2025 से 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनका कार्यकाल जो है वो 1 जनवरी 2025 से शुरू भी हो गया है। तो 5 देशों में देश हैं, एक तो ये पाकिस्तान हो गया, दूसरा है सोमालिया, तीसरा पनामा और चौथा है डेनमार्क, वहीं 5वां है ग्रीस, ठीक है। बात कर लेते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र की। स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जन्मे फ्रैंकी रेमुएडिका जिडिंग को जेनरेशन बीटा के पहले बच्चे के रूप में मान्यता दी गई है? तो जनरेशन बीटा क्या है इसके बारे में हम लोग अभी आगे चर्चा करने वाले हैं। तो अभी फ्रैंकी रेमुएडिका जिडिंग को जनरेशन बीटा के पहले बच्चे के रूप में मान्यता दी गई है। यह है मिजोरम का, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। तो मिजोरम के आइजोल स्थित सीनोड अस्पताल में जन्मे बच्चे फ्रैंकी रेमुएडिका जिडिंग को जेनरेशन बीटा के पहले बच्चे के रूप में मान्यता दी गई है। इसका जन्म जो है वो 1 जनवरी 2025 से 25 को रात 12:03 पर हुआ था। दरअसल क्या है कि 2025 वर्ष 2025 से 39 के बीच जो भी बच्चे जन्म लेंगे उन्हें जनरेशन बीटा के नाम से यानी जनरेशन बीटा पीढ़ी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम लोग आगे विस्तार से बात करने वाले हैं। तो प्रश्न है, वर्ष 2025 से 2039 तक के बच्चों को तक जन्मे बच्चों को किस पीढ़ी के नाम से जाना जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जनरेशन बीटा। तो क्या है भाई, वर्ष 2025 से 39 तक जो भी बच्चे जन्म लेंगे वह जो है वो जनरेशन बीटा पीढ़ी के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। तो यह पीढ़ी जो है वो पूरी तरह से हाइपर कनेक्टेड होगी, डिजिटल और तकनीक रूप से उन्नत दुनिया में पलेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो अभी वातावरण है वो काफी डिजिटल हो चुका है, सभी चीजें डिजिटली काम कर रही हैं। तो इसीलिए इस पीढ़ी को नाम दिया गया है जनरेशन बीटा। और यह पीढ़ी जो है वो पूरी तरह से हाइपर कनेक्टेड और डिजिटल तकनीक रूप से उन्नत दुनिया में पलेगी, जहां एआई भी अभी देखो चल रहा है। एआई और ऑटोमेशन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का प्रभाव गहरा होगा इस पीढ़ी पर, ठीक है। कौन सी? जनरेशन बीटा। तो बात करें वर्ष 2039 तक इनके वैश्विक जनसंख्या का 16% हिस्सा बनने की उम्मीद है। यानी कि जो कुल जनसंख्या होगी उसमें जनरेशन बीटा का जो हिस्सा है वो 16% तक हो जाएगा वर्ष 2039 तक। जनरेशन बीटा शब्द जो है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप कहीं नोट कर लीजिएगा। जनरेशन बीटा शब्द जो है वो ऑस्ट्रेलियाई एक भविष्यवादी हैं मार्क मैक्रिडल, इनके द्वारा दिया गया है। ओके, बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अन्य पीढ़ियां, यानी इससे पहले जो है वो पीढ़ियां क्या रही हैं। तो 1946 से 1964 तक जो भी बच्चों ने जन्म लिया था वह बूमर पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद 1965 से 1980 तक जनरेशन एक्स पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। जिन लोगों ने इस पीढ़ी में जन्म लिया, मतलब इस 1965 से 1980 के दौरान जन्म लिया, वह जनरेशन एक्स पीढ़ी के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद आई थी 1981 से 1996 तक, ये मिलेनियल्स या जनरेशन वाई पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं, जिन लोगों ने भी इस दौरान जन्म लिया। वहीं इसके बाद 1997 से 2012 तक यह जो बच्चे इस पीढ़ी में जिन बच्चों ने जन्म लिया वह जनरेशन जेड पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद 2013 से 2024 तक जिन बच्चों ने जन्म लिया उन्हें जनरेशन अल्फा पीढ़ी के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। और अब 2025 से 39 तक जो भी बच्चे जन्म लेंगे उन्हें जनरेशन बीटा पीढ़ी के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, किस राज्य के 2 बच्चों में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस यानी HMPV की पुष्टि हुई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 6 जनवरी 2025 को कर्नाटक के 2 शिशुओं में, शिशु यानी छोटे बच्चे हैं,
में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV की पुष्टि हुई है। पहला मामला जो है वो बैपिस्ट अस्पताल में 3 महीने की बच्ची में पाया गया और दूसरा मामला जो है वो 8 महीने के बच्चे में पाया गया, जिसका परीक्षण इसी अस्पताल में 3 जनवरी 2025 को हुआ था। कौन से अस्पताल में भाई? बैपिस्ट में। ठीक है, तो एक ही अस्पताल में 2 बच्चों में इस वायरस की पुष्टि हुई है। यह वायरस जो है वो चीन से फैलना शुरू हुआ है। चीन में इसका काफी तेजी से प्रकोप है। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल को क्या नाम दिया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तेजस्विनी। तो उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल को तेजस्विनी नाम दिया गया है। खेलों को लेकर उत्साह बढ़ाने के लिए मसाल रैली निकाली गई, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा रवाना किया गया। यह रैली जो है वो 3823 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 13 जिलों के 99 स्थानों से गुजरते हुए 25 जनवरी 2025 को देहरादून पहुंचेगी। बात करें राष्ट्रीय खेलों की, तो इनका जो आयोजन है वो 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 के दौरान देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। राजधानी देहरादून में है, जो कि यहाँ की एक शीतकालीन राजधानी है, और गैरसैंण ये जो नई राजधानी बनाई गई थी यह है ग्रीष्मकालीन राजधानी। और राज्यपाल हैं जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये प्रधानमंत्री थे कनाडा के। तो कनाडा के प्रधानमंत्री रहे जस्टिन ट्रूडो ने 6 जनवरी 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपने नेतृत्व के साथ बढ़ते असंतोष के बीच यह इस्तीफा दिया है। वह 2015 से कनाडा के प्रधानमंत्री बने थे, जो कि वहां के दूसरे सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। अब क्या है भाई, जब तक कोई नया प्रधानमंत्री वहां का नहीं बन जाता है तब तक कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में जस्टिन ट्रूडो ही काम करेंगे। बात करें कनाडा की, तो राजधानी है ओटावा में और मुद्रा यहाँ की है डॉलर। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का सदस्य बना है? यह काफी महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखें और इंपोर्टेंट मार्क जरूर कर लें। तो इंडोनेशिया बन गया है भाई ब्रिक्स का आधिकारिक रूप से सदस्य। तो इंडोनेशिया हाल ही में ब्रिक्स का 10वां, कौन से नंबर का भाई? 10वां सदस्य बना है। इसकी घोषणा ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष देश ब्राजील द्वारा की गई है। तो यहाँ पर एक बात और क्लियर हो जाती है कि इस समय जो ब्रिक्स का अध्यक्ष देश है वह कौन सा है भाई? ब्राजील। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स पहले ब्रिक्स नहीं ब्रिक हुआ करता था। इसकी स्थापना 2006 में 4 देशों के साथ हुई थी, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन थे। तो इसमें जो ब्रिक लिखा हुआ है इसमें बी का मतलब है ब्राजील, आर का मतलब है रसिया और आई का मतलब इंडिया और सी का मतलब था चाइना। तो इन 4 देशों के मतलब मिलाकर ब्रिक की स्थापना 2006 में की गई थी। इसके बाद क्या हुआ कि वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका इस संगठन का 5वां सदस्य बन गया और यह जो है ब्रिक्स से हटकर ब्रिक्स बन गया, क्योंकि 4 देश तो पहले ही शामिल थे ये, ठीक है, और एस और जुड़ गया यानी साउथ अफ्रीका जुड़ गया और ये हो गया ब्रिक्स। अब क्या है कि वर्ष 2024 में यानी पिछले साल इसमें ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात सदस्य बन गए थे। यानी 4 सदस्य ये बने थे, 5वां भी बनने वाला था अर्जेंटीना। ठीक है, तो इसने क्या किया भाई, अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति बने थे नए, उन्होंने तत्काल मतलब इसे मना कर दिया कि हम भाई इसका सदस्य नहीं बनेंगे। तो 4 देश ये और जुड़ गए थे। तो इसके बाद 5 और 4 9 सदस्य हो गए थे और 10वां अभी बन गया है आपका इंडोनेशिया। ठीक है, तो इसका पहला सम्मेलन आपसे पूछा जा सकता है। ये वर्ष 2009 में हुआ था रूस के येकातेरिनबर्ग में। ठीक है, और इससे पहले यानी 16वां जो ब्रिक्स सम्मेलन था वो वर्ष 2024 में रूस के कजान में हुआ था। अब बात करें अगर इसके मुख्यालय की, यानी ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? ये संघाई चीन के अंदर है और वर्तमान अध्यक्ष देश ये तो मैंने बता चुका हूं ब्राजील है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बहादुर सिंह सागू। ठीक है, तो इन्हें अभी
AFI का अध्यक्ष चुना गया है। तो बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी AFI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने आदिल सुमेरवाला का स्थान लिया है। बहादुर सिंह जो हैं वो एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता हैं। ठीक है, उनके साथ ही AFI के सचिव के रूप में ये भी पूछा जा सकता है आपसे, AFI यानी भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के सचिव कौन बने हैं, तो ये बने हैं संदीप मेहता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की। इसकी स्थापना होती है 1946 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष अब भी बन गए हैं बहादुर सिंह सागू और सचिव हैं इसके संदीप मेहता। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश हाल ही में कौन सा बन गया है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत। तो भारत जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। वहीं पहले स्थान पर है चीन, जहां पर सबसे ज्यादा मेट्रो नेटवर्क है, और दूसरे स्थान पर है अमेरिका, यहाँ पर दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा नेटवर्क है, और तीसरे स्थान पर अपना प्यारा देश भारत आ गया है। भारत ने अब तक जो है 1000 किलोमीटर से ज्यादा का मेट्रो नेटवर्क बना लिया है। ठीक है, तो भारत की पहली मेट्रो सेवा, ये आपसे कई बार पूछा गया है, तो मैंने काफी इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जो मेट्रो संबंधित भारत की, उसे रख दिया गया है। तो भारत की पहली मेट्रो सेवा जो है वो कोलकाता में, कहां पर, कोलकाता में वर्ष 1984 में शुरू हुई थी। ठीक है, इसके बाद वर्ष 2002 में दिल्ली मेट्रो शुरू हुई थी, और दिल्ली मेट्रो जो है वो भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसकी लंबाई 395 किलोमीटर की लगभग है। और मार्च 2024 के दौरान भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा यानी पानी के अंदर चलने वाली मेट्रो शुरू हुई थी, कहां पर, कोलकाता में। और ये जो कोलकाता में शुरू हुई है ये हुगली नदी के नीचे बनाई गई है। तो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। पहली मेट्रो सेवा कोलकाता में 1984 में, और दिल्ली जो शुरू हुई थी वो 2002 में। ये भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है। और तीसरा यहाँ पर आता है मार्च 2024 के दौरान भारत की अंडर वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई थी, यह कोलकाता में हुगली नदी के नीचे बनी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले साथियों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये काफी जरूरी है। इसी सहयोग से आपका ये चैनल बढ़ सकता है, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न देखते हैं। भारत पोल पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसे लॉन्च किया है अमित शाह जी ने, यानी ऑप्शन बी सही होगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्हीं के द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया गया है, यानी लॉन्च किया है अमित शाह जी ने और इसे विकसित किया है CBI ने। ठीक है, तो यह पोर्टल जो है वो भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सुविधा प्रदान करेगा, और यह इंटरपोल के माध्यम से अंतः सहायता के लिए भी सभी अनुरोधों के प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करेगा, जिसमें रेड नोटिस और अन्य रंग कोडित इंटरपोल नोटिस जारी करना शामिल है। तो यहाँ पर एक कभी देखिए रेड नोटिस है, इसे कौन जारी करता है, तो इसे इंटरपोल जारी करता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1963 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है, और डायरेक्टर यानी निदेशक हैं इसके प्रवीण सूद। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दिवस जो होते हैं उनमें यह भी एक दिवस काफी महत्वपूर्ण है, तो इसे मनाते हैं हम लोग 9 जनवरी को। तो महात्मा गांधी जो हैं वो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश यानी अपने भारत आए थे। इसी की याद में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी यानी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस जो है वो पहली बार 9 जनवरी 2003 को मनाया गया था। इस वर्ष की थीम है डिस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, इसरो के अगले अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन ए सही होगा, डॉक्टर बी नारायणन को। तो डॉक्टर बी नारायणन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के 14वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपसे नंबर कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये 14वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं इसरो के।
वह जो है 14 जनवरी 2024 को डॉक्टर एस सोमनाथ का स्थान लेंगे। यानी डॉक्टर जो एस सोमनाथ वर्तमान इसरो के अध्यक्ष हैं, यह 14 जनवरी को सेवानिवृत्त हो जाएंगे और इसके बाद डॉक्टर बी नारायणन जो है वो इसरो के अध्यक्ष बन जाएंगे। तो डॉक्टर बी नारायणन जो है वो वर्तमान में केरल के बलियामाला में इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर यानी LPSC के निदेशक हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसरो की। तो इसरो यानी इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। किसने की थी? तो विक्रम साराभाई ने, और मुख्यालय है इसका बेंगलुरु में। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की घोषणा हाल ही में किसके द्वारा की गई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, नितिन गडकरी जी। तो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्हीं के द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत क्या होगा कि सड़क दुर्घटना में पीड़ितों के लिए 7 दिनों या अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का जो है चिकित्सा व्यय फ्री दिया जाएगा। क्या है कि अगर सड़क दुर्घटना में कोई भी पीड़ित हो जाता है, ठीक है, तो उसकी 7 दिन तक जो भी खर्चा आएगा, अधिकतम 1.5 लाख होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, अधिकतम 1.5 लाख होना चाहिए। इतना खर्चा जो है वो सरकार उठाएगी इस योजना के तहत, ठीक है। और इसमें क्या है सबसे महत्वपूर्ण, दुर्घटना की सूचना जो है वो 24 घंटे के अंदर पुलिस को दी जानी चाहिए, तभी पीड़ित इस योजना के लिए पात्र होंगे। अगर आपने सूचना नहीं दी 24 घंटे के अंदर तो इस योजना का फायदा आप नहीं उठा सकेंगे। इसके अलावा क्या है कि हिट एंड रन मामलों में मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा कैशलेस उपचार योजना के तहत। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने वाले को $1 मिलियन की राशि पुरस्कार स्वरूप देने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु सरकार ने। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, इन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अगर कोई पढ़ लेगा, उसमें पढ़ने वाला व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो अगर पढ़ सकता है तो उसे $1 मिलियन की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी, ठीक है। तो भाई जो पढ़ सकता है वो पढ़े और इस प्रतियोगिता में भाग ले और पुरस्कार अपने नाम करे। तो बात कर लेते हैं हम लोग तमिलनाडु की। राजधानी चेन्नई में है, राज्यपाल हैं RN रवि और मुख्यमंत्री की बात अभी हुई है, यह है MK स्टालिन। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, 18वें प्रवासी दिवस कार्यक्रम 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ऑप्शन सी होगा क्रिस्टिन कार्ला कंगालू, ये थी 18वें प्रवासी दिवस कार्यक्रम 2025 की मुख्य अतिथि। तो त्रिनाद और टोबैको की राष्ट्रपति हैं क्रिस्टिन कार्ला कंगालू, ठीक है। तो उन्होंने 9 जनवरी 2025 को वर्चुअली माध्यम से सम्मेलन को संबोधित किया, यानी यहाँ पर भारत में नहीं आई थी, उन्होंने अपने देश से ही वर्चुअली माध्यम से इस सम्मेलन को संबोधित किया यानी भाग लिया। तो 18वें प्रवासी दिवस कार्यक्रम 2025 का जो आयोजन है वो 8 से 10 जनवरी 2025 के दौरान उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था। इसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9 जनवरी 2025 को किया गया, ठीक है, 9 जनवरी 2025 को किया गया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 जनवरी 2025 को इस कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित किया, ओके किया। और इन्होंने इसी दौरान 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान किया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक पॉइंट और भी है यहाँ पर, युवा प्रवासी भारतीय दिवस की अतिथि जो थे वो अमेरिका पत्रिका के न्यूज़वीक के CEO जो हैं डॉक्टर देव प्रगद, ठीक है, ये रहे थे। कि उसके किसके मुख्य अतिथि? युवा प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम जो था इसके मुख्य अतिथि थे अमेरिका पत्रिका न्यूज़वीक के CEO डॉक्टर देव प्रगद। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस दिवस को मनाते हैं 10 जनवरी को। तो हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस जो है वो वर्ष 2006 में मनाया गया था। और इस वर्ष का विषय आपसे पूछ ले, वर्ष 2025 का विषय,
तो यह है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। नोट, यहाँ पर जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है यानी अपना भारत का राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी यहाँ पे याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारत के राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी सही होगा, तुहिन कांत पांडे। तो 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं तुहिन कांता पांडे, इन्हीं को अभी भारत के राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने अरुणित चावला का स्थान लिया है। किसने भाई? तुहिन कांता पांडे को। तो वहीं अब बात करें अरुणित चावला की, तो इन्हें निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा पार्थ योजना की शुरुआत की गई है? तो इस योजना को शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से 8 जनवरी 2025 को पार्थ योजना की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा राज्य युवा महोत्सव 2025 के समापन समारोह में इस योजना की घोषणा की है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, राजधानी भोपाल में है और राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल और मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, विश्व की सबसे उम्रदराज व्यक्ति हाल ही में इन्हा कैनावारो लुकास बनी है, यह किस देश की हैं? तो ऑप्शन बी सही होगा, यह है भाई ब्राजील की। तो ब्राजील की इन्हा कैनावारो लुकास विश्व की सबसे उम्रदराज व्यक्ति बनी है। उनकी उम्र है 116 वर्ष। उनका जन्म अगर आपसे पूछ ले तो ये 8 जून 1908 को हुआ था। उनसे पहले जो थी सबसे उम्रदराज व्यक्ति जापान की टोमिको इटुका थी, जिनका अभी हाल ही में 29 दिसंबर 2024 को देहांत हो गया था। अब इनके बाद यह बनी है इन्हा कैनावारो लुकास। ओके, अब बात कर लेते हैं ब्राजील की। राजधानी है ब्राजीलिया और मुद्रा है ब्राजीलियाई रियाल और राष्ट्रपति हैं लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, जनवरी 2025 के दौरान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो साथियों इस इंडेक्स को आप इंपोर्टेंट लगा के पढ़िएगा। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत जो है वो 85वें स्थान पर रहा है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। तो हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें स्थान पर रहा है, जिसमें जो भारत का पासपोर्ट है वो 57 देशों की वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति देता है। यानी भारत का जो पासपोर्ट से है आप 57 देशों की जो यात्रा है वो बिना वीजा के कर सकते हैं। वर्ष 2024 में भारत इस इंडेक्स में 80वें स्थान पर रहा था। वहीं शीर्ष पर यानी सबसे ऊपर जो है वो लगातार दूसरी बार सिंगापुर रहा है। तो बात कर लेते हैं शीर्ष देशों की। तो पहले स्थान पर रहा है सिंगापुर और दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से कई देश रहे हैं, तो जिनमें है दूसरे स्थान पर फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, दक्षिण कोरिया। वहीं तीसरे स्थान पर रहा है ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड है और स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, ये देश जो हैं वो चौथे स्थान पर रहे हैं। वहीं पांचवें स्थान पर जो रहे हैं ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया। छठे स्थान पर है कनाडा, माल्टा, पोलैंड। सातवें स्थान पर है चेकिया और हंगरी। वहीं आठवें स्थान पर है एस्टोनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। और बात करें नौवें स्थान पर तो यह है लातविया, लिथुआनिया, स्लोवेनिया और यूएई। अब बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। ठीक है, तो यहाँ पर चीन जो है वो 60वें स्थान पर रहा है, भूटान है 90वें स्थान पर, श्रीलंका 196वें स्थान पर है और बांग्लादेश 100वें स्थान पर है, नेपाल 101वें स्थान पर है, पाकिस्तान 103वें स्थान पर, अफगानिस्तान 106वें स्थान पर रहा है। और इसे जो जारी किया जाता है वो हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो साथियों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।